संदीप एक बहुत ही बुद्धिमान लड़का था। इस साल इंजीनियरिंग में पूरी यूनिवर्सिटी में अव्वल आया था। लेकिन संदीप को अपनी इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुद्धि पे बहुत गर्व था। इस घमंड की वजह से अपने आसपास के लोगों से, परिवार वालों से, दोस्तों से उसका व्यवहार बहुत ही बुरा होता था। इस बात को लेकर उसके माता पिता भी उससे नाराज थे। बेटा, पापा के पैर छुओ, आशीर्वाद ले लो। क्या माँ, सुबह शाम पैर छुओ पैर छुओ। ये सक्सेस मुझे केवल मेरी मेहनत और इंटेलिजेंस की वजह से मिली है। रहने भी दो शोभा, वो सही कह रहा है। बस अब संदीप को कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। पापा, क्या आप मजाक कर रहे हो? मैं टॉपर हूँ, टॉपर। देखना आप, 2 दिन में अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में मुझे जॉब मिलेगी। हाँ बेटा, मुझे पूरा यकीन है ऐसा ही होगा। और जैसा संदीप ने सोचा था वैसे ही हुआ। अच्छी अच्छी कंपनियों से उसे जॉब के ऑफर्स आने लगे। संदीप इंटरव्यूज के लिए तो जाता था, लेकिन खाली हाथ ही लौट आता था। सॉरी सर, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। इट्स ओके। मुझे भी ये कंपनी कुछ खास नहीं लग रही। हाँ? कैसा था इंटरव्यू बेटा? हाँ, ठीक ठाक था। इंटरव्यू लेने वाले लोग मुझे कुछ खास कैलिबर के नहीं लगे। लेकिन अपनी काबिलियत के जोर पर ही वो लोग उस पोजीशन पर पहुंचे होंगे ना बेटा। हमें उनका आदर करना चाहिए। पापा प्लीज लेक्चर मत दीजिए अब। इस कंपनी में सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं। मेरे जैसा इंटेलिजेंट एम्प्लॉय खोने के लिए दे विल बी द लूजर्स। और ऐसे ही महीना निकल गया, लेकिन इंटरव्यू अच्छा होने के बावजूद संदीप का सिलेक्शन नहीं हो रहा था। अब धीरे धीरे वो निराश होने लगा था। ना ठीक से खा रहा था, ना ठीक से सो रहा था। घर वाले काफी चिंतित हो गए थे। बेटा, खाना खा लो और सो जाओ। मुझे नहीं खाना, आप जाइए अपना काम कीजिए। उसे सोने दीजिए, थका होगा। ये लड़का बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए वो भी भूल गया है। आप शांत हो जाइए। जॉब नहीं मिलने की वजह से परेशान हो गया है वो, लेकिन समझ नहीं आ रहा इतने अच्छे परसेंटेज होने के बावजूद इसे जॉब क्यों नहीं मिल रही। अपनी असफलता के कारण संदीप ने घर से बाहर निकलना, दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दिया। वो दिन भर घर में ही निराश होकर बैठा रहता। और ऐसे ही एक दिन उसके स्कूल के टीचर घर आए। अरे वाह संदीप, बधाई हो। मुझे तुम्हारे रिजल्ट के बारे में अभी पता चला, सोचा तुम्हें खुद मिल के आऊं। जी धन्यवाद सर। क्या बात है बेटा, तुम उदास क्यों लग रहे हो? सर, मैंने बचपन से पढ़ाई का हर लेवल टॉप किया है, लेकिन पता नहीं क्यों इंटरव्यू बढ़िया होने के बावजूद भी मुझे जॉब नहीं मिल रही। पिछले 1 महीने से मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बात है। तभी संदीप की माँ वहां आती है। सर, आज खाना खा के जाइए, मैंने चावल गैस पे चढ़ाए हैं। ये भी कोई पूछने की बात है क्या माँ? इतना भी नहीं समझते आप? सर, खाना खा के ही जाइए। संदीप का अपनी माँ के साथ गलत तरीके से बात करना टीचर ऑब्जर्व कर रहे थे। नहीं संदीप की माँ, आज मुमकिन नहीं होगा, फिर कभी आऊंगा, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, क्या आप बता सकते हैं मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही? संदीप का सवाल सुन के टीचर कुछ देर सोच में पड़ जाते हैं। संदीप, क्या तुम अपनी रसोई में जाके चावल पके हैं या नहीं चेक कर सकते हो? टीचर की बात सुन के संदीप अचरज में पड़ जाता है। जी सर, अभी करता हूँ। संदीप गैस पर पक रहे चावल का एक दाना निकाल के उसे अपनी उंगलियों से दबा के देखता है। चावल का दाना पक चुका है। सर, चावल पक चुके हैं। सर, मैंने चावल का एक दाना प्रेस करके देखा, वो अच्छा पक गया था, इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि सारे चावल पक गए होंगे। संदीप की बात सुन के टीचर हंस पड़े और संदीप कंफ्यूज हो गया। क्या हुआ सर, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? हाँ, लेकिन गलती अच्छे के लिए हुई है। मैं समझा नहीं सर। इस गलती ने तुम्हें एक सीख भी दी है। देखो, सिर्फ एक चावल के दाने की परीक्षा लेकर तुमने ये अंदाजा लगा लिया कि सारे चावल पके होंगे, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। मतलब शायद अंदर कुछ दाने आधे कच्चे होंगे जो तुम्हें खाते वक्त अपना स्वभाव बताएंगे। संदीप टीचर की बात समझने की कोशिश करता है। लेकिन इससे मुझे क्या सीखना चाहिए सर? मैं कुछ समझा नहीं। तुम भी इसी आधे पके आधे कच्चे चावल की तरह हो। वो कैसे सर? तुम पढ़ाई लिखाई में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक अच्छा एम्प्लॉय होने के लिए सिर्फ यही एक गुण काम नहीं आता। मैं कुछ समझा नहीं सर। समझाता हूं। होशियारी के साथ साथ आपका आपके सहयोगियों के साथ व्यवहार, आपकी सोच, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट होती है, जो कंपनी में अच्छा माहौल रखने में पूरक होती है। तुम जहां इंटरव्यू देने जाते हो वहां के लोगों को तुम्हारा व्यवहार, बात करने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज भाती नहीं होगी, निगेटिव लगता होगा, और इसीलिए तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। तुम उन्हें आधे कच्चे आधे पके चावल की तरह लग रहे हो।
आई बात समझ में? जी सर, आप ठीक कह रहे हैं। मेरा घमंडी स्वभाव ही मेरा नुकसान कर रहा है। मेरे अवगुण उस आधे कच्चे आधे पके चावल के दाने जैसे है जो इंटरव्यू लेने वालों को खटक जाते हैं और मेरा रिजेक्शन होता है। बिल्कुल सही। तुमने होनहार होने का अपना एक गुण तो पका लिया, लेकिन नम्रता, बड़ों का आदर करना, इस तरह के आदि गुण कच्चे रह गए। और आधा कच्चा आधा पक्का चावल किसी को पसंद नहीं आता। मैं खुद को बदलने की पूरी कोशिश करूंगा सर। गिरधरी लाल, जो एक माध्यमिक स्कूल के प्रिंसिपल थे, अब रिटायर हो चुके थे। उनके इकलौते बेटे तुषार की कुछ ही महीनों पहले शादी हुई थी और वो एक अच्छी जॉब भी कर रहा था। पिताजी, आपको बाजार से कुछ मंगवाना है तो बताइए, मैं शाम को ऑफिस से आते वक्त ले आऊंगा। नहीं बेटा, दवाइयाँ कल बहू ने ला दी है। बाकी एक दो नए पौधे गार्डन में लगाने थे, वो मैं खुद नर्सरी से ले आऊंगा। जी पिताजी। गिरधरी लाल की रिटायर्ड लाइफ अच्छी गुजर रही थी। किताबें पढ़ना, बागवानी करना, शाम को सैर सपाटे के लिए पहाड़ी पर जाना, दोस्तों से मिलना, पूरा दिन हंसते खेलते गुजर जाता। और अब उनकी खुशी और बढ़ने वाली थी। एक दिन तुषार और उसकी पत्नी उनके पास आए। पिताजी, हमें आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद? किस बात के लिए बेटा? पिताजी, आप दादा बनने वाले हैं। ये खुशी की बात सुन के गिरधरी लाल फूले नहीं समाये। वाह, क्या बढ़िया खबर सुनाई है तुमने। आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो खुशी से पागल हो जाती। महीने बीत जाते हैं। गिरधरी लाल बड़े उत्साह से अपने आने वाले पोते का इंतजार कर रहे थे। अब तुषार की पत्नी का 7वां महीना चल रहा था। ये लो बहू, तुम्हारे लिए। ओह, बहुत सुंदर है। धन्यवाद पिताजी। बहू, खाना ठीक से खा रही हो ना? जी पिताजी, आपकी सारी सलाहें बहुत काम आ रही है। लेकिन आज तुषार की माँ जिंदा होती तो तुम्हें सिर पे बिठाती। तभी तुषार बाजार से सामान लेके घर आता है। सीमा, आज तुम सिर्फ आराम करो, मैं खाना बनाऊंगा। बिल्कुल ठीक तुषार, आज खाना हम दोनों मिलके बनाएंगे। बहू को आज छुट्टी। आप दोनों मुझे आलसी बना दोगे, फिर ये आने वाला छोटा मेहमान भी आलसी बनेगा। बाद में मुझे मत खरी खोटी सुनाना। तुषार और गिरधरी लाल पालक की सब्जी साफ करने बैठते हैं और सीमा आराम से सोफे पे बैठी है। अच्छा, मुझे अब ये बताओ, तुम अपने संतान की परवरिश कैसे करोगे? ये भी कोई पूछने की बात है पिताजी। बेशक हम उसे बड़े प्यार दुलार के साथ बड़ा करेंगे। हाँ, उसे जो चाहिए वो सब उसे देंगे। उसकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। उसे किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करने देंगे। बिल्कुल, उसे हर मुसीबत से दूर रखेंगे। उन दोनों की बातें सुन के गिरधरी लाल सोच में पड़ जाते हैं। हम ठीक कह रहे हैं ना पिताजी? इसका जवाब मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद दूंगा। गिरधरी लाल की बात सुन के तुषार और सीमा उलझन में पड़ जाते हैं। अगले दिन गिरधरी लाल नर्सरी से गुलाब के 2 छोटे पौधे ले आते हैं और एक पौधा बेटे और बहू को दे देते हैं। बहू, तुषार, ये छोटा पौधा तुम्हें हमारे बगीचे में लगाना है। और ये दूसरा पौधा पिताजी? ये मैं खुद लगाऊंगा और आज से हम दोनों अपने अपने पौधों की निगरानी करेंगे। अब गिरधरी लाल अपने पौधे को बगीचे में लगा देते हैं और उसके पास ही तुषार और सीमा उनके पौधे को। दोनों अपने अपने पौधे की अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, लेकिन तुषार और सीमा थोड़ी ज्यादा। पता नहीं पिताजी हमें क्या सीख देना चाहते हैं। मैं तो सोच सोच के थक गया। दिन बीतते जाते हैं। गिरधरी लाल अपने पौधे को सिर्फ आधा गिलास ही पानी देते थे और तुषार अपने पौधे को 2 गिलास पानी और हर हफ्ते खाद भी देता था। हमारा पौधा पिताजी के पौधे से ज्यादा हरा भरा लग रहा है ना? हाँ, और ज्यादा ऊंचा भी। सीमा और तुषार उनके पौधे का विकास देख के बहुत खुश थे, लेकिन गिरधरी लाल अपने पौधे को सिर्फ आधा गिलास ही पानी क्यों देते थे, ये बात उनकी उलझन बढ़ा रही थी। पिताजी, आप अपने पौधे को इतना कम पानी क्यों डाल रहे हो? मुझे लगता है इसीलिए उसका ठीक से विकास नहीं हो रहा। सही वक्त आने दो, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। एक दिन रात को अचानक तूफान आता है। जोर की हवाएं चलती है। सुबह जब तुषार और सीमा बाहर बगीचे में आते हैं तब वो हैरान हो जाते हैं। ओह, ये क्या? हमारा हरा भरा पौधा बिल्कुल नष्ट हो गया है। सारी जड़ें मिट्टी से बाहर उखड़ आई है। ये कैसे मुमकिन है? बाप रे, इसका मतलब पिताजी के पौधे का तो भारी नुकसान हुआ होगा। तभी उनका ध्यान गिरधरी लाल के पौधे की ओर जाता है और वो चकित हो जाते हैं। इतने में गिरधरी लाल वहां पर आते हैं। पिताजी, ये तो अनहोनी हो गई। क्या हुआ बेटा? पिताजी, हमारा पौधा कल रात के तूफान में पूरा नष्ट हो गया है। अच्छा, ये तो बहुत बुरा हुआ।
लेकिन पिताजी, आपका पौधा बिल्कुल टकाटक है। आप ना तो उसे खाद डालते थे और ना ही बहुत सारा पानी देते थे। और हमने इतनी सावधानी से उसकी देखभाल की, फिर भी वो इस तूफान में टिक नहीं पाया। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे जरूरत से ज्यादा देखभाल ने उसकी मजबूत बनने की नैसर्गिक क्षमता को मार डाला। तुषार और सीमा अभी भी उलझन में है। हम कुछ समझे नहीं पिताजी। समझाता हूँ। जब मैं मेरे पौधे को सिर्फ जरूरत के अनुसार आधा ग्लास पानी दे रहा था, तब पौधा अपनी बढ़ती हुई जरूरत पूरा करने के लिए खुद की जड़ों को जमीन के अंदर फैला रहा था और आसपास के मिट्टी से पानी प्राप्त कर रहा था। इसी वजह से उसकी जड़ों ने जमीन में अच्छे से पकड़ जमा ली। इस कारण कल रात के तूफान का इस पौधे ने डट के सामना किया। और हमारा पौधा क्यों नहीं कर पाया? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी ज्यादा देखभाल ने उसकी परिस्थिति से मुकाबला करने की क्षमता नष्ट कर दी। तुम्हारे पौधे को जरूरत से ज्यादा पानी, पोषण मूल्य आराम से मिल रहे थे, इसीलिए उसने मिट्टी के अंदर घुसने की कोशिश ही नहीं की। और इसीलिए उसकी जड़ें जमीन में पक्की पकड़ न कर पाई और पौधा कल के तूफान का सामना न कर सका। बिल्कुल सही। लेकिन आप हमें इस अनुभव से क्या सीख देना चाहते हैं? हमारी संतान भी इसी पौधे की तरह होती है। उनकी बढ़ती उम्र में अगर उन्हें जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार और देखभाल मिले तो उनकी कठिन परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता विकसित नहीं होती। और जिंदगी में उन्हें संकटों का सामना करना मुश्किल होता है। एकदम सही। आई बात समझ में। थैंक यू पिताजी, हम आपकी सलाह याद रखेंगे। किरण ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन वो अपने आप से बहुत नाराज रहता था। उसे ऐसा लगता था कि वो दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान है। उसकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा और उससे बस गलतियां ही गलतियां होती रहती है। एक दिन उर्मी ने देखा कि ऐसे ही बेचैनी में आकर किरण बहुत सारी नोटबुक पर कलम घसीटी करके उन्हें खराब कर रहा है। किरण ये लो और एक नोटबुक। किरण अचरज से उर्मी को देखता है। हाँ, इसे भी खराब करो, शायद तुम्हें तसल्ली मिले। उर्मी की बात सुन के किरण चिढ़ जाता है। ये क्या है दीदी, मैं यहाँ टेंशन में हूँ और आप मजाक कर रही है। उर्मी किरण के पास जाती है और उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती है। किरण, अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। हाँ दीदी, मैं कोशिश तो करता हूँ, लेकिन बार बार मुझे मेरी पुरानी गलतियाँ याद आती है और फिर मेरा मन उठ जाता है। इट्स ओके, कल अच्छे से इंटरव्यू देना, पिछली गलतियां मत दोहराना। देखना, ये जॉब तुम्हें ही मिलेगी। चलो अब सो जाओ, गुड नाइट। किरण ने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की थी, जैसे गलत दोस्त चुनना, गलत लोगों के बहकावे में आकर खुद का नुकसान कर लेना, गलत करियर चुनना। दूसरे दिन किरण अपनी स्वर्गवासी माता पिता की तस्वीर को प्रणाम करके नए जॉब इंटरव्यू के लिए निकलता है। तभी उर्मी दही शक्कर लेके वहां आती है। किरण, लो दही शक्कर। थैंक यू दीदी। ऑल द बेस्ट, गुड न्यूज लेके घर आना। पता नहीं ये बैड लक मेरा कब साथ छोड़ेगा। लाइफ में सब गलत हो रहा है। काश मैंने पिताजी की बात मान ली होती और कॉमर्स के बजाय इंजीनियरिंग लिया होता, आज मेरा करियर बन जाता। किरण को सोच में खोया देख उर्मी उसके कंधे पे थपथपाती है। क्या हुआ, कहाँ खो गए? दीदी, उस जेलसी राजू की बात मानकर मैंने कॉमर्स लिया और खुद का कितना बड़ा नुकसान कर लिया ना। किरण, गलतियां सबसे होती है, लेकिन उन्हें याद करके तुम आगे की लाइफ खराब मत करो। फोकस ऑन योर फ्यूचर नाउ। गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो, यही सिखाया है ना पापा ने हमें। रात के 8 बजे है, लेकिन किरण अभी तक घर नहीं लौटा, इसलिए उर्मी थोड़ी चिंतित हो गई है। अब तक तो किरण को आ जाना चाहिए था। मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है, पता नहीं इंटरव्यू कैसे हुआ होगा। तभी किरण घर आता है। बड़ी देर कर दी तुमने, चलो हाथ मुंह धो लो, खाना खाते हैं। दीदी, किरण अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और रो पड़ता है। लगता है सिलेक्शन नहीं हुआ है। अरे कोई बात नहीं, दूसरी कंपनी में ट्राई करना। चलो हाथ मुंह धो लो फटाफट। मुझे नहीं खाना। आई एम अ फेलियर, बिगेस्ट फेलियर। मैं दुनिया का सबसे नाकामयाब इंसान हूँ। उर्मी किरण को शांत करती है। शांत हो जाओ किरण, जिंदगी बहुत बड़ी है। आज तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? कैसे होता दीदी, मैंने इंटरव्यू दिया ही नहीं। किरण की बात सुन के उर्मी चकित हो जाती है। लेकिन क्यों? तुमने तो अच्छी तैयारी की थी इंटरव्यू की। पता नहीं मुझे क्या हो गया। मेरा नंबर आने ही वाला था और मुझे पसीने छूटने लगे। बहुत नर्वस फील होने लगा, हाथ पांव कांपने लगे।
और फिर मैं इंटरव्यू दिए बिना ही वहाँ से निकल पड़ा। ओह, अब तुम ठीक हो या डॉक्टर के पास चले? नहीं दीदी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मेरी सारी गलतियाँ ऐन मौके पे मुझे याद आती है और मेरा हौसला टूट जाता है। मुझे नहीं लगता मैं कभी इससे उबर पाऊंगा। किरण अपने कमरे में चला जाता है और उर्मी सोच में पड़ती है। कैसे इस लड़के को समझाऊं? अगले दिन सुबह किरण उर्मी के कमरे में जाता है। उर्मी अपने डायरी में कुछ लिख रही है। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग किरण, सॉरी आज ब्रेकफास्ट रेडी नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन सुबह सुबह ये तुम क्या लिख रही हो? तुम्हारे स्कूल की तो छुट्टियां चल रही है ना? हाँ, कल रात डायरी लिखना भूल गई थी, सो अभी पूरा कर रही हूँ। किरण ध्यान से देख रहा है कि उर्मी अपनी डायरी में लिखी एक लाइन रबर से मिटा रही है, लेकिन वो ठीक से मिट नहीं रही। दीदी, ये इंक पेन की लिखावट इस रबर से नहीं मिटेगी। ओह, क्या तुम्हारे पास इसे मिटाने वाला रबर है? नहीं दीदी। किरण की ना सुनते ही उर्मी फिर से उन लाइंस को और जोर जोर से घिसने लगती है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। दीदी, आपके डायरी का पन्ना गंदा हो रहा है, ये लाइंस नहीं मिटेगी। अरे नहीं, मिटेगी, तुम देखना। उर्मी अब थोड़ा सा पानी उस पन्ने पर डालती है और अपनी उंगली से लाइन को घिस के मिटाने की कोशिश करती है। लाइन तो मिटती नहीं, लेकिन पन्ना खराब हो जाता है। किरण उर्मी की हरकतें अचरज से देख रहा है। उफ, ये लाइंस कितनी जिद्दी है, इतनी कोशिश करने के बावजूद भी नहीं मिट रही। दीदी, आप खामखा परेशान हो रही हो। अब अगर आपने इस पन्ने को और ज्यादा घिसा तो वो फट जाएगा। हाँ पता है, लेकिन मुझे इन अनचाही लाइन से छुटकारा चाहिए। मैं आपको इस अनचाही लाइन से छुटकारा पाने का एक आसान तरीका बताऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। किरण एक पेन से उन अनचाही लाइंस के ऊपर सीधी लाइन खींचता है। बस हो गया। इन लाइंस पर मैंने काट मार दी है, यानी कैंसिल की है। लेकिन लाइंस तो फिर भी दिख रही है। हाँ, क्योंकि इस इंक पेन की लिखावट कभी नहीं मिटेगी, लेकिन पढ़ने वाला समझ जाएगा कि आपको ये लाइंस यहाँ नहीं चाहिए, आपको हटानी है। तुम सही कह रहे हो। आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इतना आसान था और आप बेवजह अपनी एनर्जी और समय बर्बाद कर रही थी। बिल्कुल तुम्हारी तरह। उर्मी की बात सुन के किरण कंफ्यूज हो जाता है। मेरी तरह? मैं तो कभी भी पेन की लिखावट मिटाने की कोशिश नहीं करता, बस ऐसे ही काट मार के आगे बढ़ता हूँ। हाँ, फिर अपनी पुरानी गलतियों को ऐसे ही काट मार के नई शुरुआत क्यों नहीं करते? उन गलतियों को बार बार याद करके जबरदस्ती मिटाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अब उर्मी की बात किरण के पल्ले आ जाती है। हाँ दीदी, तुम सही कह रही हो। मैं तुम्हें नसीहत दे रहा था, लेकिन मैं खुद भी वही गलती कर रहा था। आई एम सॉरी। वेरी गुड। चलो अब नाश्ता करके वेस्ट हो गई एनर्जी वापस लाते हैं और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करते हैं।